हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कॉन्टेम्प्ररी इंडिया और एजुकेशन, इसका लेक्चर नंबर 4 की। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ एजुकेशन इन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें स्टेट और कंकरेंट लिस्ट का जो वर्णन किया गया है, तो उसमें एजुकेशन का प्लेस कहाँ होना चाहिए, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। डिस्कस इन डिटेल इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेदर एजुकेशन शुड बी इन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यानी कि हमें डिस्कस करना है एजुकेशन का पोजीशन वो कहाँ हो भारतीय संविधान में, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इन इंडिया is enshrined in the constitution which categorizes subjects into 3 lists: union list, state list and the concurrent list। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये तीनों लिस्ट जो है ये क्या है और क्यों है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपको पता है इंडिया क्वासी फेडरल नेचर का एक कंट्री है जहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट, ये 3 लेवल में गवर्नमेंट में पावर को विभाजित किया है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो किस गवर्नमेंट को कितना पावर है, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है उसमें ये कहा गया है कि तीनों गवर्नमेंट तो अलग अलग लेवल पर फंक्शन करते हैं, तो तीनों गवर्नमेंट का काम और उनके पावर में भी कुछ ना कुछ बंटवारा होना चाहिए। ठीक, बेसिकली यहाँ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है पावर का, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कुछ अलग अलग अधिकार है, दोनों को अलग अलग पावर्स दी गई हैं। तो दोनों के काम भी तो अलग अलग होने चाहिए, दोनों के काम में कुछ बंटवारा किया गया है और उसके लिए कुछ लिस्ट तैयार किए गए हैं कुछ मुद्दों पर। हर लिस्ट में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कानून बनाएगी या तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी या तो दोनों ही मिल के बनाएगी। तो इस तरह से 3 लिस्ट हैं। एक यूनियन लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही वर्क करेगी और कंकरेंट लिस्ट में जो मुद्दे हैं उस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही काम करेगी। चलिए डिटेल में से देखते हैं। द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट। यानी कि यूनियन लिस्ट में वो सारे मुद्दे हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर केवल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर सकती है, नहीं उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम कानून बना सकती है उन मुद्दों पर। वाइल द स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेजिस्लेट। यानी स्टेट लिस्ट में जो सारे मुद्दे हैं उन पर केवल राज्य सरकार ही बना सकती है नियम। द कंकरेंट लिस्ट कंप्राइजेज सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेजिस्लेट। और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती हैं। तो आई होप आपको अभी ये तीनों लिस्ट समझ में आ गया होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि भारतीय संविधान में जो एजुकेशन का स्टेटस है, एजुकेशन कहाँ होना चाहिए, ये स्टेट लिस्ट में होना चाहिए या कंकरेंट लिस्ट में। कहने का मतलब एजुकेशन केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो when discussing whether education should be in the state list or the concurrent list, it's important to consider various aspects in the light of the Indian Constitution। यानी कि जब हमें इस बात पर डिस्कस करना है कि एजुकेशन का जो स्थान है वो स्टेट लिस्ट में हो या कंकरेंट लिस्ट में, तो ज़रूरी है कि हम पहले एक बार भारतीय संविधान के कुछ जो एस्पेक्ट हैं, कुछ पहलू है, पहले उन पर विचार कर लेते हैं। पहला है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन framers recognized education as a vital subject and placed it under the concurrent list। यानी कि जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया था 1950 ईस्वी में, ठीक, तो उन लोगों ने एजुकेशन को समझा था ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको इन्होंने कंकरेंट लिस्ट में डाला था शुरुआत में। कंकरेंट लिस्ट आप जानते हो जहाँ की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है, तो एजुकेशन को शुरुआत में कंकरेंट लिस्ट में रखा गया था। The idea was to ensure that both the central and state governments can work together to promote education
while maintaining a certain degree of flexibility and autonomy for the states to address regional requirements। ठीक, तो यहाँ पर बात ये थी, आइडिया ये था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों साथ में काम करें एजुकेशन को प्रमोट करने में हमारे देश में, जबकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अपनी स्टेट्स की जो क्षेत्र हैं उनकी कल्चर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं एजुकेशन को। अगली बात है यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी एक समान शिक्षा और स्टैंडर्ड, एक बढ़िया स्तर की शिक्षा। प्लेसिंग एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट allows for the formulation of common educational policies and standards across the country। यानी कि अगर एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में ही रखा जाए तो इसका फ़ायदा ये है कि कॉमन एजुकेशनल पॉलिसी बनेगी देश के हर एक इलाके में और सबको एक समान स्टैंडर्ड मिलेगा पूरे कंट्री में शिक्षा के मामले में। इट एंश्योर्स दैट देयर इज़ अ कोहेसिव अप्रोच टू एजुकेशन एंड प्रिवेंट्स फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्पैरिटीज़ इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट स्टेट्स। ठीक, तो अगर इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा जाए एजुकेशन को तो इस बात की सुनिश्चित की जा सकती है इस बात को कि एजुकेशन का जो अप्रोच है, पढ़ाने लिखाने का जो अप्रोच होगा, इसमें अंतर नहीं देखने को मिलेगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा और कोई खास बहुत ज़्यादा भेदभाव भी नहीं देखने को मिलेगा अलग अलग स्टेट्स में। ठीक, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड रीजनल नीड्स। इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री विथ वेराइटीज़ विथ वेरिएशंस इन कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ये बात भी सही है कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और बहुत ही डाइवर्स देश है, बहुत विविधता वाला देश है। यहाँ बहुत ही प्रकार के कल्चर हैं, बहुत सारे कल्चर को मानने वाले लोग हैं, बहुत तरह तरह की भाषाएं भी है और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी लोगों की अलग अलग है। एजुकेशन बीइंग इन द कंकरेंट लिस्ट अलाउज स्टेट्स टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल नीड्स एंड इनकॉर्पोरेट लोकल लैंग्वेजेस, कल्चरल हेरिटेज एंड वैल्यूज़ इनटू द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि कंकरेंट लिस्ट में रखने का फ़ायदा एजुकेशन को ये भी है कि कंकरेंट लिस्ट में तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उस पर कानून बना सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर एक मिल जाता है एक अधिकार कि अपनी रीजनल नीड्स, जैसा वो स्टेट है उस स्टेट का जो रीजनल इलाका है मतलब लोकल इलाका है, उसकी जैसी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार वो एजुकेशन को अपने राज्य के लोकल लैंग्वेज में प्रमोट कर सकते हैं, अपने स्टेट की कल्चर हेरिटेज को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू अपनी डाल सकते हैं अपने स्टेट्स की। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स स्टेट्स टू टेलर एजुकेशन पॉलिसीज़ टू सूट देयर यूनिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट को जो अधिकार मिल जाता है कंकरेंट लिस्ट के तहत भी, कि अलग बात है पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को उसमें एक आज़ादी मिल जाती है कि वो अपने स्टेट की ज़रूरत के अनुसार अपने एजुकेशन पॉलिसी को लागू करे और जो लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में एजुकेशन दी जानी है तो स्टेट अपनी लैंग्वेज को उसमें चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एंड नेशनल प्रायोरिटीज़। By having education in the concurrent list, the central government can play a crucial role in coordinating and formulating national policies to address broader issues in education। यानी कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रख करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला ले सकती है, वो देख सकती है कि एजुकेशन सही से दिया जा रहा है कि नहीं, भारत के अलग अलग इलाकों में वो कोऑर्डिनेट कर सकती है और नई पॉलिसी भी बना सकती है अगर उन्हें लगेगा कि कुछ ब्रॉडर इश्यूज़ आ रहे हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के मामले में, तो वो नई पॉलिसी को बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार रहता है कंकरेंट लिस्ट में, इसका फ़ायदा हो सकता है। इट फैसिलिटेट्स द इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज IITs, IIMs एंड AIIMS which require a coordinated effort between the central and state governments। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रदान कर सकती है, वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्थापित कर सकती है जो कि देश हित में हो, जैसे कि IITs, IIMs और AIIMS, ये सब आप जानते हो, और जिसके लिए ज़रूरी ये होता है कि कोऑर्डिनेशन हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो, दोनों मिलजुल करके इनको डेवलप करने में काम करें।
तो ये फ़ायदा है एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखने का कि क्वालिटी लेवल के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मदद से। अगला है रिसोर्स एलोकेशन। एजुकेशन रिक्वायर्स सब्सटैंशियल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल। तो सही बात है, एजुकेशन में ज़रूरत होती है, एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत संसाधन चाहिए, जैसे कि फंडिंग चाहिए इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल यानी टीचर, प्रिंसिपल्स वगैरह के लिए भी बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सनालिटीज़ चाहिए। सो प्लेसिंग इट इन द कंकरेंट लिस्ट अलाउज फॉर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन resource allocation with the central government providing financial support to states, especially those with limited resources, to ensure access to quality education for all citizens। तो ऐसे में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखने का एक फ़ायदा है, क्योंकि देखिए एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगता है, तो इसके लिए कोई ज़रूरी तो नहीं सारे स्टेट्स की डेवलपमेंट एक अच्छे लेवल पर हो रही है। तो कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को रखने का फ़ायदा ये है कि रिसोर्स के एलोकेशन में यानी जो रिसोर्सेज होने चाहिए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेट्स के पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है, वो प्रोवाइड करती है सपोर्ट के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को, खासकर उन सब स्टेट्स को जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन सभी सिटीजन को मिल सके, रिगार्डलेस वो किसी भी स्टेट्स के हों। अगर एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है तो इसका फ़ायदा होता है उन कमज़ोर स्टेट्स को जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती है और उनको सपोर्ट दिया जाता है उनके स्टेट्स में एजुकेशन को और प्रमोट करने में। Challenges and disparities. While having education in the concurrent list provides the benefit of a coordinated approach, it can also lead to challenges and disparities। यानी कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखने का बेनिफिट तो बहुत सारा हमने देखा, कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, कुछ अंतर भी आने लगते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मे फेस ऑब्स्टेकल्स रिजल्टिंग इन डिलेज और इनकन्सिस्टेंसीज इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर सही कोऑर्डिनेशन नहीं बने तो ऐसे में रुकावटें आ सकती है, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो डिसीजंस होने चाहिए उसमें डिले हो सकता है, उसमें देर हो सकती है। Disparities in education infrastructure and quality across states remain a concern that needs to be addressed effectively। तो अलग अलग स्टेट्स में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो डिस्पैरिटी, जो भेदभाव, जो अंतर देखने को मिलता है, ये एक बड़ा चिंता का विषय होता है जिसको कि इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना ज़रूरी है। यानी कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की मिलती है, ये एक भेदभाव जो है एजुकेशन क्वालिटी में अलग अलग स्टेट्स में, ये अच्छी बात नहीं है, ये चिंता का विषय है और इसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल करके सॉल्व करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वही ठीक नहीं रह पाता। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता जहाँ सही नहीं है, वहाँ पर स्टेट्स में एजुकेशन के मामले में थोड़ा इम्पीडमेंट देखने को मिल जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस between the central government's role in setting broad policy directions and standards and the autonomy of states to cater to their unique needs and priorities। ये सही बात है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को रखने के बाद एक बैलेंस बना करके रखा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है इसमें पॉलिसी बनाने का और फंड को एलोकेट करने का, तो इसमें एक देखा जाए एक अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए और स्टेट को भी थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए, स्टेट को थोड़ी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार वो प्रायोरिटाइज़ कर पाए कि उनको एजुकेशन में किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कैसी एजुकेशन देना है, किस लैंग्वेज में देना है एजुकेशन, ये स्टेट्स को होनी चाहिए ऑटोनॉमी। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स आर क्रूशियल टू एंश्योरिंग एन इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। तो बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पारस्परिक सहयोग होना चाहिए, दोनों सरकार एक दूसरे का सहयोग करे ताकि अच्छी क्वालिटी का और हाई लेवल एजुकेशन देश के सभी नागरिकों को मिल सके, देश के सभी हिस्से में, सभी राज्यों में। इट्स वर्थ मेंशनिंग दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इज़ नॉट स्टैटिक
and amendments to the constitution can be made to reassign subjects between the lists based on changing circumstances and evolving needs। तो ये बात भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स जो मिले हैं, नियम बनाने के जो पावर्स मिले हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो इसमें कंकरेंट लिस्ट में किन सब्जेक्ट्स को रखा जाएगा ये हमेशा स्टैटिक एक समान नहीं रहते हैं। ठीक, तो दोनों का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये एक जैसे नहीं है। इसको अपडेट किया जा सकता है संविधान में अमेंडमेंट ला करके, यानी संविधान में संशोधन करके ये कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में रहेगा इसको चेंज किया जा सकता है जैसी ज़रूरत, सर्कमस्टांसेस यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर कभी ज़रूरत ऐसा होता है तो इसको चेंज किया जा सकता है और रीअसाइन किया जा सकता है सब्जेक्ट्स को ये अलग अलग लिस्ट में। यानी कि जो ज़रूरी है नहीं है कि जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में हैं, जो कंकरेंट लिस्ट में, जो यूनियन लिस्ट में, वो हमेशा उसी लिस्ट में रह जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं, स्टैटिक नहीं है। ये अपडेट किया जा सकता है संविधान को अमेंड करके, जो सब्जेक्ट्स जिस लिस्ट में हैं उसको एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसी ज़रूरत सिचुएशन की पड़ेगी, जैसा सर्कमस्टांसेस होगा वैसा किया जा सकता है।